दिखाई दे रहा है पूरा? तो स्टार्ट करते हैं। हमारे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हमने किसको बोला था? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसलिए बोला था क्योंकि ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ी सी एक लोकेशन है ब्रेन की जिसमें हमें हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की लोकेशन दे रखी है। तो अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का हमारे डायएन्सेफेलॉन का पार्ट है। और अगर इसके बारे में देखें तो बेसिकली अगर हाइपोथैलेमस को हम कहें तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अलग से कोई ऑर्गन है हमारे पास। ठीक है, ब्रेन के छोटे से एरिया में ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखा हुआ है हाइपोथैलेमिक न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ठीक है, तो कुछ न्यूरॉन्स का ग्रुप है जो कुछ केमिकल भी बना रहा है और प्लस उसके जितने भी सिक्रीशन है वो थ्रू द नर्व्स ही आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग से कोई सिक्रीशन है, जितने भी उसके सिक्रीशन है वो सारे थ्रू द नर्व्स एंडिंग आके और फिर यहाँ पे एक पोर्टल सर्कुलेशन मिलता है हमें। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि ये हमारे नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अगर हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी तक दो तरीके से वो अपने न्यूरॉन्स मतलब हार्मोन्स भेज सकता है। एक तो डायरेक्टली थ्रू द न्यूरॉन्स के अंदर भर के उसको भेज देगा, जो नर्व एंडिंग होगी उससे वहाँ पे सिक्रीट होगा, या कई बार वो चाहे तो थ्रू द इसके अंदर एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है जिसमें वो डाल के न्यूरॉन्स को डायरेक्टली पिट्यूटरी को भेज सकता है। ठीक है, और इसके बारे में देखें क्या क्या है। हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायएन्सेफेलॉन जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है और ये वाइड रेंज ऑफ हमारी बॉडी के अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करता है। ज़्यादातर हम हाइपोथैलेमस के बारे में बात करें तो ये हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का होने वाला चेंज उसको ये रिकॉग्नाइज करता है। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड एज न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। अब दिस हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। और दो टाइप के हार्मोन इसमें होते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। ये हमने पिछली क्लास में भी किया था, GnRH बताया था। इसमें सोमैटोस्टैटिन आता है। तो आगे की तरफ चलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन जिसमें था गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या क्या करता है पिछली क्लास में बताया था, गोनाडोट्रोपिन्स को बनवाता है, दैट इज FSH एंड LH। ठीक है, वहीं एक सोमैटोस्टैटिन है हमारे पास। ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज जो होता है पिट्यूटरी से उसके सिक्रेशन को स्टॉप करता है। ठीक है, तो दोनों का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देख लिया। फिर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिया है नहीं। दीज हार्मोन ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस न्यूरॉन्स एंड पास थ्रू द एक्सॉन जो कि एक न्यूरॉन का पार्ट है और रिलीज्ड फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग। आगे चल रहे, दिस हार्मोन रीचेज द पिट्यूटरी थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अब इसके आगे चल रहे हैं जी। अब आ जाता है हमारे पास हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और सबसे पहले इसमें आता है कि इसका डेवलपमेंट कहाँ से है। डेवलपमेंट इसका क्या है, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। ठीक है, तो क्या होता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, सुना है कभी? नहीं सुना है? तो अगर हम यहाँ पे देखें कि सिंपली हमारा फर्टिलाइजेशन के चलते हैं कि जी एक स्पर्म हमारे पास एक सेल है जो 23 क्रोमोसोम्स लेके आ रहा है। दूसरा है यहाँ पे हमारे पास ओवम, इसके पास भी कितने क्रोमोसोम है, 23। ठीक है जी, अब ये दोनों क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करते ही जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेल बनती है जो कि डिप्लॉयड इन नेचर है और इस सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये जो जाइगोट है इसमें अब हमेशा माइटोसिस होगा जब तक बेबी नहीं बन जाता है। ठीक है, मियोसिस सिर्फ हमें कब देखने को मिलता है, जब हमें गैमेट्स बनाने होते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये गैमेट जो हमारा बना होगा किसी 46 सेल से बना हो, 46 क्रोमोसोम वाली सेल से बना होगा, तो उस समय सिर्फ ह्यूमन बॉडी में मियोसिस होता है। मियोसिस बड़ा लिमिटेड है, आपको जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तभी मियोसिस हम करते हैं।
और ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 1, 2 या 4, 5 बार ही होगा, जितने बेबी हमें चाहिए उस हिसाब से। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जी माइटोसिस होता जाएगा, तो शुरुआत में ये स्प्लिट करती है सेल्स, यानी जाइगोट का ओवरऑल साइज उतना ही रहेगा, जिसको हम थोड़ा सा, जैसे ये ओवरऑल साइज है मेरा जाइगोट का, तो यही जाइगोट स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है जी। अब स्प्लिट होने के बाद आगे ये जल्दी जल्दी स्प्लिट होता है ताकि एक सर्टेन जगह पे पहुंच जाए। ग्रोथ इसमें बाद में होगी, पहले जल्दी जल्दी स्प्लिट होता है। तो स्टेज ये जितने भी यहाँ पे 8 सेल में चला जाएगा फिर ये, और ये सारी स्टेजेस को हम, जो यहाँ पे मोरुला आएगा 16 to 32 सेल जब पहुँचेगी तब, और इसके जो यूनिट्स हैं ये ब्लास्टोमर हैं। ठीक है। अब होता क्या है, एक केस लेते हैं हम कि ये जो जाइगोट था स्प्लिट हुआ, जो फर्स्ट क्लीवेज हुआ, अब स्प्लिट होने के बाद ये जो क्लीवेज वाली सेल्स थी ये किसी कारणवश एक दूसरे से अलग हो गई। तो अलग होने के बाद इसमें भी 46 क्रोमोसोम थे, इसमें भी 46 थे, और क्योंकि ये किससे बने, जाइगोट से ही बने, माइटोसिस होके, और माइटोसिस से होने वाली सेल जो डिवाइड करके बनती है उसका जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है पेरेंट सेल के, यानी ये दोनों सेल आपस में क्लोन है, लेकिन ये अलग होने की वजह से अलग अलग इंडिविजुअल बनाएंगे, यानी ट्विंस पैदा हो जाएंगे। और क्योंकि ये एक ही जाइगोट से हुए तो ऐसे ट्विंस को हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। एक दूसरा केस होता है हमारे पास जहाँ पे एग 2 आ गए हैं, स्पर्म की कमी है नहीं, तो उससे जो होगा वो डाइजाइगोटिक ट्विंस है, वो उसमें डिफर हो सकता है, वो भाई बहन की तरह बिहेव करेंगे, वेरिएशन होगा उनके अंदर। बट ये जो ट्विंस हैं ये जेनेटिकली बिल्कुल क्या होंगे, क्लोन होंगे, बिल्कुल ही क्लोन, एग्जैक्ट डीएनए इनका मैच करेगा। अब ये मोरुला स्टेज के आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे एक स्टेज आती है, थोड़ा से स्टेजेस को हम स्किप कर रहे हैं, सीधे पहुँच रहे हैं। एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला स्टेज में होता क्या है, अगर हम अपनी बॉडी को इस समय देखें तो हजारों टाइप की सेल्स हैं हमारे पास। ठीक है। तो गैस्ट्रुला स्टेज में पहली बार ये जितनी भी ब्लास्टोमर्स हैं ये अरेंज होते हैं, बहुत सारे हो चुके होते हैं, तो यहाँ लाइन से हम शो कर दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे ब्लास्टोमर हैं। तो पहली बार क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंशिएशन होता है। गैस्ट्रुला स्टेज के स्टेज में क्या होता है, डिफरेंशिएशन, मतलब अलग अलग प्रकार की सेल बनेंगी। अगर गैस्ट्रुला में डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है तो सारी सेल एक दूसरे से सेम है। अगर इस स्टेज पर मैं सारी सेल्स को अलग अलग कर दूं और उसको आर्टिफिशियल एम्ब्रियो में डाल दूं तो सबसे बच्चे पैदा हो जाएंगे। ठीक है। और जेनेटिकली सिमिलर, मतलब ये सेल एबल है पूरी बॉडी बनाने के हमारे। बट जैसे ही यहाँ डिफरेंशिएशन होता है तो पहली बार यहाँ पे क्या होता है जी, पहली बार ये सभी सेल्स आपस में एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे मान लिया जी अंदर वाली सेल्स थी, इसने एक लेयर बनाई, बाहर वाले से चेंज हो गया ये, फिर इसके बाहर वाली थी उसने अलग, और फिर इसके बाहर वाली है ये अलग। इन तीनों का नेचर अब बदल चुका है। येलो वाले को हम दूसरे कलर से कर दे रहे हैं। अब इस स्टेज में इन सब का नेचर बदल चुका है, तो इनके नेचर बदलने के बाद इनके नाम होते हैं। बाहर वाली जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर मेसोडर्म जो बीच में है, और इनर मोस्ट जो है वो एंडोडर्म। इनको हम कहते हैं जर्मिनल लेयर। क्यों? क्योंकि इन्हीं से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। अगर हम ह्यूमन डाइजेशन पढ़, ह्यूमन का कोई भी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, कोई भी ऑर्गन पढ़ रहे हैं, तो उस ऑर्गन में हम ये पढ़ते हैं कि वो वाला ऑर्गन किस जर्मिनल लेयर से बना है, तो वो उसका ओरिजिन कहलाता है। ठीक है जी। क्योंकि अब जैसे ये एक्टोडर्म है, यहीं से अब अलग अलग ऑर्गन्स इसमें से बनना शुरू हो जाएंगे। तो ओरिजिन मतलब होता है कहाँ से आपकी शुरुआत हुई है। जैसे हम जब रहते हैं अपने आसपास कहीं भी जाते हैं, अपना एक इंट्रोडक्शन देते हैं जी कि मेरा ये नाम है, मैं इस स्कूल से हूँ, तो सामने वाला ज़रूर पूछता है जी आप रहने वाले कहाँ के हो।
उससे वो एक डायग्राम बनाता है कि जी आपके यहाँ के लोग ऐसे होते हैं तो आप भी ऐसे ऐसे होंगे। सेम यहाँ पे है अगर हम किसी भी ऑर्गन का ऑरिजिन बोल रहे हैं। अब इसी को अगर हम देखें तो जो शुरुआती एनिमल्स हैं उसमें जर्मिनल लेयर सिर्फ 2 ही हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं होती। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और हम कैसे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो जर्मिनल लेयर्स बनती हैं वो टोटल 3 बनती है। ठीक है जी। तो समझ आए, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, एक्टोडर्म वाली लेयर से बना है, बाहर वाली लेयर से बना है। उसके इट इज सिचुएटेड इन सेला टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन। हमारे क्रेनियम में बोन्स होती हैं, ठीक है। सामने है फ्रंटल बोन, यहाँ पे 2 होती है पैराइटल, पीछे टेम्पोरल, दोनों तरफ होती हैं। और फिर लास्ट में इस वाले सेक्शन पे होती है ऑसिपिटल, और आगे होती है स्फेनॉइड यहाँ पे, और जस्ट आंखों के पीछे होती है इथेमॉइड। ठीक है। तो ये स्फेनॉइड बोन के अंदर सेला टच का मतलब एक छोटा सा प्रोजेक्शन है, होल सा है, उस कैविटी में ये प्रेजेंट है। ठीक है। द ग्लैंड इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस थ्रू इनफंडेबुलम। ठीक है। अगर हम इनफंडेबुलम को देखना चाहें तो इस डायग्राम में ये प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है। और यहाँ भी जूम इन करेंगे तो दिख जाएगा। हाइपोथैलेमस से शुरुआती न्यूरॉन्स हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे प्रॉपरली हमें दिख रहा है कि छोटा सा लटका हुआ है। अब द लोअर टर्मिनल एंड ऑफ द इनफंडेबुलम इज बल्गिंग टाइप, एक स्टॉक है, उसका बल्गेड पोर्शन जो है वही कहला रहा है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसके फिर अलग अलग पार्ट हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस जिसको हम बोल रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हम फिर आते हैं जी पोस्टीरियर लोब पास नर्वेसा प्लस इनफंडेबुलम, इन दोनों को मिला के हम न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं। फिर इसमें आ रहे हैं जी एडिनो जो आगे वाला है, इसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। ठीक है। डिस्टेलिस शुरू का, इंटरमीडिया बीच का, और लास्ट वाला जो है वो पार्स नर्वोसा होता है जो नर्वस टिश्यू से रिलेटेड है। तो शुरुआती हमारे पास है जी पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया जो आएगा हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। फिर इसी को थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स यहाँ पे, और ये नर्व्स है जो यहाँ पे आ रही हैं डायरेक्टली। ठीक है। और ये दिखाया थोड़ा सा हमने पोर्टल सर्कुलेशन को। फिर आगे बढ़ते हैं जी, एडिनो हाइपोफाइसिस में कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमने लास्ट में एक टेबल बना रखी है जिसमें मैंने सारे हार्मोन कैटेगराइज कर रखे हैं। क्या क्या है हमारे पास? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकॉइड, एड्रीनो मतलब ये एड्रीनल, रीनल मतलब होता है किडनी, तो किडनी के ऊपर हैं ये। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हमने पिछले लेक्चर में देखा था, LH भी देखा था। ठीक है। फिर प्रोलैक्टिन, मेलानोसाइट, इसमें से 2 हार्मोन, 2 क्या, ये ग्रोथ हार्मोन भी है जो डायरेक्टली काम करता है हमारे बॉडी पे। फिर आते हैं तो प्रोलैक्टिन भी डायरेक्टली काम करता है, मेलानोसाइट वाला भी डायरेक्टली काम करता है, बाकी सब इनडायरेक्टली मतलब किसी न किसी ग्लैंड को एक्टिव करेंगे। फिर ऑक्सीटॉक्सिन ये भी डायरेक्टली काम करता है, और ADH ये भी डायरेक्टली काम करता है। तो एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहला है जी ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। इफेक्ट ऑन ग्रोथ क्या क्या कर रहा है? प्रमोट्स इलोंगेशन ऑफ बोन्स। दूसरा GH प्रमोट माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी सेल डिवीजन बढ़ा रहा है, बोन्स के अंदर भी डिवीजन बढ़ा रहा है, प्लस स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मसल एंड कार्टिलेज। ओवरऑल क्या होता है हमारा बॉडी साइज बढ़ेगा, एंड बोन बॉडी साइज के साथ साथ मास भी बढ़ेगा। ठीक है। फिर है जी इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। तो क्या क्या करता है ये? इंक्रीज लाइपोलाइसिस, इसको लिपिड लाइसिस, ये 2 वर्ड से बना हुआ है, लिपिड प्लस लाइसिस, जिसको बोलते हैं लिपोलाइसिस। अब जनरली क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम बात करें
कि एनर्जी के लिए हम कौन सा मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब वो एक अलग टॉपिक बन जाता है बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर कि हम कार्बोहाइड्रेट को ही क्यों चुनते हैं। तो हमारी बॉडी में बेसिकली क्या है कि जो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड है, ये दो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो पॉलीमर हैं, और इनके अंदर पॉलीमर मतलब इनकी यूनिट्स को अगर हम आगे पीछे करते हैं, जैसे प्रोटीन हमारा पॉलीमर है एमिनो एसिड का, तो अगर कोई प्रोटीन मेरे को किसी ने स्ट्रक्चर दिया है, जिस तरीके से किसी मोबाइल नंबर में डिजिट्स को आगे पीछे करने से वो नंबर बदल जाता है, सेम प्रोटीन में एमिनो एसिड को आगे पीछे करने से प्रोटीन का नेचर सेम यही चीज़ होती है न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, तो न्यूक्लिक एसिड में भी हमारे पास यही होता है, भले कि वहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सिर्फ 4 ही हैं, लेकिन उनको भी आगे पीछे करने से क्या होता है उनका नेचर। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कार्ब्स के पास नहीं है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। और फैट तो पॉलीमर बनाता ही नहीं है, तो फैट को अगर हम थोड़ा सा साइड रखें तो हमारे पास पॉलीमर बनाने वाले 3 मॉलिक्यूल हैं, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है शुगर का, और शुगर को आगे पीछे करने से उसका नेचर चेंज, जिस वजह से उसको हम बॉडी में कोडिंग की स्थान पे यूज़ नहीं कर सकते कि इसको हम कोडिंग के लिए यूज़ करें। तो इसलिए हमारी बॉडी कहती है कि अगर कोडिंग के लिए नहीं यूज़ हो सकता है ये मॉलिक्यूल, तो क्यों ना इससे एनर्जी ली जाए, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली क्या होता है, हमारा जो प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो हमने किसको ले रखा है, ग्लूकोज। अब इसमें एक प्रोसेस देखेंगे हम कि जी CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ऐसा रिएक्शन है हमारे पास, और इस रिएक्शन को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये कौन कर सकता है, प्लांट्स कर सकते हैं, और प्लांट्स को करने के लिए कौन से ऑर्गेनल की ज़रूरत होती है, दैट इज़ प्लास्टिड। यानी जिस ऑर्गेनिज्म में प्लास्टिड है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और प्लास्टिड सिर्फ किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर। तो ये खाना बनाने की प्रक्रिया है, ये प्लास्टिड कंफर्म करता है कि प्लांट खाना अपना बना सकते हैं। बट वो खाना बनाते क्यों हैं, वो भी तो खाते ही होंगे, ठीक है। तो प्लांट चाहे एनिमल, हो सकता है प्लांट के पास ये खाना पड़ा हुआ है या एनिमल ने उससे कंज्यूम कर लिया, तो कंज्यूम करने के बाद हम दोनों को क्या मिलता है, ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को हम पहले ब्रेक करते हैं पायरुविक एसिड में। पूरे स्टेप जो है वो 10 स्टेप की रिएक्शन है, 3 कार्बन का कंपाउंड ये बनता है, ये 6 कार्बन का है, तो बेसिकली हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिलते हैं। इस रिएक्शन में कोई भी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसको ऐसे ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हैं जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है। आगे हम चलते हैं तो हम पायरुविक एसिड को तोड़ते हैं फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है, और ये भी हमें 2 ही मिलेंगे। तो यहाँ हमारा यूज़ होता है क्या, ऑक्सीजन, और मिलता क्या है, CO2। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसके साथ एक साइकिल में एंटर करता है, और साइकिल में एंटर करने के दौरान रास्ते में ये 2 बार CO2 को रिलीज करता है। तो कंप्लीटली हमारा जो ये एसिटाइल कोएंजाइम है ये ब्रेक हो जाता है कार्बन में, और ये इसको बोलते हैं हम क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई है इसमें हमें लगभग मिलती है कितनी, 36 to 38 ATP, ठीक है। तो प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब यही है कि आपकी बॉडी में आपने खाना खाया, मान लीजिए हम खाना खाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कार्ब्स होता है स्टार्च के फॉर्म में, फैट मिलता है हमें, और प्रोटीन मिलता है। इन सबको हम ब्रेक करते हैं, स्टार्च को अमाइलेज की प्रेजेंस में, तो शुगर मिलती है हमें। फैट को तोड़ते हैं तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और प्रोटीन को तोड़ेंगे
पेप्सिन एंजाइम, फिर ट्रिप्सिन लगेगा, काइमोट्रिप्सिन लगेगा, फिर न्यूक्लियस एंजाइम लगेगा, लास्ट में हमें पेप्टाइडेज लगेगा, लास्ट में हमें मिलता है एमिनो एसिड और यहाँ मिलता है ग्लूकोज। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले हमारे शरीर में कौन सा मॉलिक्यूल ब्रेक होना शुरू होता है, तो आंसर है स्टार्च, क्योंकि इसका डाइजेशन शुरू हो जाता है कहाँ से, अमाइलेज से टूटता है ये, और अमाइलेज हमारे सलाइवा में भी होता है और पेंक्रियास भी रिलीज करता है। सलाइवा वाला जो अमाइलेज होता है उसको सलेवरी अमाइलेज और पेंक्रियास वाले को पेंक्रियाटिक अमाइलेज। तो ये जैसे ही ब्रेक होता है तो हमारे बॉडी में 1 से 1.5 घंटे बाद ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। ऐसे ही फैटी एसिड का बढ़ेगा प्लस ग्लिसरॉल, ऐसे अमीनो एसिड बढ़ेगा। ये सभी सेल्स में जाएंगे, बट सेल क्या करेगी, सबसे पहले वो ब्रेक करना शुरू करती है ग्लूकोज को। दैट्स वाई हम कहते हैं कि हमारे पास जो कार्ब्स हैं ये प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं। पहले हम इनको तोड़ते हैं। अगर आपकी बॉडी में कार्ब्स नहीं बचा हुआ है, जैसे यहाँ क्या होता है, ये जो ग्लूकोज हमें मिलेगा, इस ग्लूकोज को हम क्या करेंगे, कुछ तो हम डाल देंगे यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के लिए, या हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं। बाकी का ग्लूकोज हम क्या करेंगे, स्टोर करवा देंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, एंड ग्लाइकोजन इज स्टोर इन लिवर एंड मसल्स। ठीक है, तो जब तक हमारे शरीर में ग्लाइकोजन है, जब तक जो हमने जो भी फैट डाइट में खाया था वो डाइजेस्ट तो हो जाएगा। डाइजेस्ट का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, लेकिन डाइजेस्ट होकर आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। और उसका नंबर जब तक नहीं आएगा जब तक आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। यानी अगर आप किसी को अपने शरीर से फैट को ख़त्म करना है तो वो कौन सी डाइट कम कर देगा, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे ही कम होगा तो हमारा रेस्पिरेशन किस पे शिफ्ट हो जाएगा, फैट पे। तो फैट इज नोन एज सेकेंडरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बट ये किसी भी डाइटिशियन या डॉक्टर के निगरानी में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर आपके बॉडी का फैट खत्म हो चुका है तो रेस्पिरेशन शिफ्ट कर जाता है प्रोटीन पे, और प्रोटीन का रेस्पिरेशन इज हार्मफुल, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपके मसल्स, बॉडी, सेल्स के बहुत सारे ऑर्गेनल्स को और स्ट्रक्चर्स को बनाता है। तो इस पर रेस्पिरेशन शिफ्ट हो गया तो जी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए अगर कोई पर्सन बीमार होता है, उसके शरीर में मान लो 2-3 दिन से खाना नहीं खाया, तो कार्ब्स तो है नहीं, और अगर वो पतला है तो उसके पास फैट भी, तो डॉक्टर सीधे क्या करता है, उसको जैसे ही वो आएगा, अगर उसका प्रोटीन पे रेस्पिरेशन शिफ्ट होने वाला है या हो चुका है तो वो इंस्टेंट क्या करता है, उसको खाना तो खिला नहीं सकता है स्टार्च, तो सीधे क्या करता है, ब्रेक्ड ग्लूकोज का सॉल्यूशन, यानी ग्लूकोज का सॉल्यूशन उसको डायरेक्ट नसों में लगा देता है। आईवी लगा देगा ताकि तुरंत ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 5 से 10 मिनट में बढ़ जाए और सारी सेल्स का रेस्पिरेशन किस पे शिफ्ट हो जाए, कार्बोहाइड्रेट पे, और वो बच जाए। तो अब इधर चलते हैं। तो सिस्टमेटिकली ये खाना बनाने की प्रॉपर्टी सिर्फ प्लांट के पास है, बट ब्रेक हम दोनों करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं प्लांट के अंदर, अगर मैं जाता हूं प्लांट के पास जा रहा हूं, अगर डे टाइम है तो क्या डे टाइम में उसको एनर्जी नहीं चाहिए? चाहिए। क्या डे टाइम में प्लांट रेस्पिरेशन नहीं करता? करता है। हर जीव रेस्पिरेशन हमेशा करेगा अगर उसको सर्वाइव करना है तो। लेकिन डे टाइम पे जो रेस्पिरेशन उसका हो रहा है, इसमें जो खपत है उसके ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की, वो उसको फोटोसिंथेसिस से ही मिल रही है, और मिल क्या रही है, उससे ज़्यादा वो बना रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट दिन भर में 100 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बना रहा है, जिसमें से 20 डे में खा जाता है, तो 20 ऑक्सीजन भी ले रहा होगा। ऐसे ही है जी, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 100 निकल रहे होंगे। यानी दिन में मैं किसी पेड़ के पास खड़ा होता हूँ तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, 100 - 20
80 मॉलिक्यूल्स तो होंगे, कंसंट्रेशन रहेगी। बट इसी जगह पे मैं क्या करता हूँ, इस प्लांट के पास जाता हूँ रात में। अब नाइट में अगर मैं किसी पेड़ के नीचे सोता हूँ तो वो भी रेस्पिरेशन कर रहा है और मैं भी रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, हम दोनों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और उस ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी कहाँ होगी, उस पेड़ के नीचे जो हमारे पास ट्री है। और अगर मैं इसके नीचे सोता हूँ तो हो सकता है कि मैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो जाऊँ। इस वजह से हमारे यहाँ या तुम्हारे यहाँ या सबके यहाँ गांव में एक कहावत होती है, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना है। और एक और कारण है जी, जब कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में कम होती है तो हमारा ब्रेन जो है, क्योंकि हम तो उस टाइम स्लीप मोड में, तो ब्रेन डेफिशिएंसी या कम ऑक्सीजन की वजह से सपने भी आ सकते हैं। तो एक मिथ बन गया जी, मैंने रात को भूत देखा क्योंकि मैं पेड़ के नीचे सोया था। लेकिन कारण क्या था उसका, ऑक्सीजन की कमी। यानी अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए पेड़ से तो आप उसके पास कब रहें, दिन में, अवॉइड करें, उसके पास नहीं होना है हमें रात में। ठीक है जी। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ था जी फैट का हम ब्रेक डाउन करवा रहे हैं। दैट इज हम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन फैट इज यूज्ड फॉर एनर्जी इन प्रेफरेंस टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। प्रोटीन का तो यहाँ नाम लेना ही नहीं चाहिए वैसे, बट बोल दिया है कि फैट को ही प्रायोरिटी देते हैं। तो बात आती है हम कार्बोहाइड्रेट को क्यों बचा रहे हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जाएगा सेल्स के अंदर। ठीक है। तीसरा है जी प्रोटीन में, यहाँ पे अगर हम देखें GH इंक्रीज एमिनो एसिड अपटेक बाय द सेल लीवर मसल्स, जिसकी वजह से क्या होगा जी, ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स में प्रोटीन जाएगा। तो प्रोटीन ही है जो सेल डिवीजन के लिए हमें चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डिजीज ड्यू टू हाइपो और हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो हाइपो सिक्रीशन होगा तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ छोटी रह जाएगी, हाथ पैर की। ठीक है। तो यहाँ सिंपली लिखा हुआ है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हाइपो सिक्रीशन ऑफ STH चाइल्डहुड एडोलसेंस में ड्वार्फिज्म ऑब्जर्व्ड होगा। ड्वार्फ मतलब क्या होता है, बौनापन, हाइट नहीं बढ़ेगी। ड्वार्फिज्म ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज एटेलियोसिस सॉरी। फिर यहाँ पे दिया हुआ है क्लॉन्स ऑफ सर्कल्स आर सच ड्वार्फ, इनको क्या बोलते हैं, मिडगेट्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है लाइन कि मिडगेट्स जो होते हैं वो फिजिकली और मेंटली क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। ठीक है। हाँ, ये है कि जी सेक्सुअल मैच्योरेशन मतलब जो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन है वो थोड़ा डिले हो सकता है। यानी नॉर्मली प्यूबर्टी सबके अंदर 12 और 14 की उम्र में आ रही है, तो उनमें 16 या 18 की उम्र में आएगी। ठीक है। हाइपर सिक्रीशन होगा तो क्या होगा, बोन्स और हैंड्स, बोन्स लेग के और हैंड्स के क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिसको हम गिंगेटिज्म बोलते हैं। हाइट बहुत ज़्यादा ही रहेगी। अब हाइट कम होने का तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आता है। हाँ, ये बोल सकते हो आप कि हाइट कम होने की वजह से सारे फिजिकल वर्क वो बंदा नहीं कर पाएगा जिसकी हाइट कम है। हो सकता है बहुत सारे स्पोर्ट्स में हिस्सा भी ना ले पाए नॉर्मल लोगों की तरह। बट हाइट बढ़ने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम एक कॉमन एग्जांपल से समझते हैं कि जिराफ का देखा है हमने, उसकी गर्दन बहुत ऊपर होती है, हाइट पे होती है ना, तो उसके ब्रेन को, क्योंकि हमारा मोस्ट कंज्यूम करने वाला, ऑक्सीजन कंज्यूम करने वाला हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन है तो वो है ब्रेन, तो उसके ब्रेन तक ब्लड पहुंच जाए, इसलिए उसका हार्ट बहुत स्ट्रांग होता है। वेंट्रिकल्स को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है जिसकी वजह से ब्लड वहाँ तक पहुँचे। अब ये जो पर्सन है हमारे पास, इसकी हाइट ही तो बढ़ी है। ठीक है। हार्ट की एफिशिएंसी तो उतनी ही है, तो सिंपली क्या होगा, इसका भी ब्रेन थोड़ा ऊपर है तो हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हार्ट की डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, और कई बार होता है कि ज़्यादा हाइट बढ़ गई है तो इनकी लाइफ स्पैन जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे एवरेज पर्सन का लाइफ स्पैन 70 साल है, तो इनका होगा जी 50-60, कम होगा थोड़ा सा, डेथ जल्दी हो जाएगी। Excess secretion of growth hormone in adult, especially in middle age, can result in serve disfigurement like enlargement of bones of face, vertebral column,
एक्रोमेगैली, ठीक है, ये एक अलग टर्म दी हुई है किसके लिए, कई बार देखते हैं हम कि पर्सन की बॉडी नॉर्मल है लेकिन फेस थोड़ा सा बड़ा है नॉर्मल लोगों से, उसके लिए यहाँ पे टर्म हो रखी है। इसमें भी क्या बोल रहा है, अगर अनचेक है तो प्री मैच्योर डेथ उसकी हो सकती है। फिर आगे चलते हैं जी, TSH, नाम से पता लग रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाएगा कि आप थायरोक्सिन रिलीज करो। थायरोक्सिन के बारे में अगर हम बात करें तो थायरोक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर रिएक्शन कर रहा है, हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है वो, ठीक है। यानी अगर किसी में थायराइड का इशू आ रहा है, सबसे पहले जी TSH ज़्यादा बनने लग गया तो उसकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और जो हार्मोन है T3 और T4 वो ज़्यादा रिलीज़ होगा, उससे उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, वो भी एक डिसऑर्डर है। और यही TSH अगर कम रिलीज़ होता है किसी में तो T3 और T4 सिक्रीशन कम हो जाएगा, उस केस में वो मेटाबॉलिक रिएक्शन स्लो हो जाएंगे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है जी कि जैसे TSH का सिक्रीशन हो रहा है, TSH का सिक्रीशन किसी के अंदर कम है तो उस केस में हम बाहर से टैबलेट्स दे सकते हैं जो थायरोक्सिन के सिक्रीशन को बढ़ाए, ठीक है। अब किसी में ये कम रिलीज हो रहा है तो ऐसी टैबलेट दे सकते हैं जो इसको इंक्रीज करे, बट इन दोनों केसेस में उस पर्सन को ये एडवाइज्ड होता है कि आप टैबलेट्स खाओगे पर हर मंथ आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, किसका TSH का भी, T3 का भी, T4 का भी, ठीक है जी, क्योंकि उसको कंटिन्यू एकदम से नहीं कर सकते कि आप टैबलेट खाते जा रहे हैं, पता लगा T4 बहुत ज़्यादा बढ़ गया या T3 बढ़ गया या TSH बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो कंटिन्यू मेडिकेशन उसमें चलती है बट ऑब्जर्वेशन के साथ चलती है, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं जी एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये भी एक हार्मोन्स है जो काम आते हैं हमारे, जो अभी हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन भी बनता है हमारी बॉडी में, तो इसके मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर आते हैं जी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके बारे में हमने कल ही पढ़ा था, इट इज़ सिक्रेटेड बाय मेल एंड फीमेल बोथ। अगर ये मेल में रिलीज हो रहा है तो ये क्या करेगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं टेस्टिस के अंदर जहाँ पे ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा, दैट इज़ मेल्स के अंदर ये स्पर्म बनवाता है, वहीं फीमेल्स के अंदर ये एग बनवाता है, एग को डेवलप कराता है। अब पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब oogenesis शुरू होगा तो उसके चारों तरफ फ्लावर जैसा अपीयरेंस बनेगा जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, और इसी की वजह से इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है जी। और फिर जब एग वहाँ पे डेवलप हो रहा होगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा तो यही रिलीज करेगा क्या, एस्ट्रोजन, और यही एस्ट्रोजन फिर क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक भी देता है, ठीक है। फिर आते हैं जी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब इसका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फीमेल की वजह से ही नाम पड़ा हुआ है। जो ग्राफियन फॉलिकल देखा था हमने, बना था पिछली क्लास में, जब उस फॉलिकल में से एग बाहर निकल जाता है तो पूरा स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ये एक बॉडी होती है जो फीमेल में दूसरा हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। अब ये जो बॉडी बनती है कॉर्पस ल्यूटियम, ये शुरू में फॉलिकल है ना, फ्लावर की तरह खाली होता है ये, तो इसके अंदर एक पिगमेंट फिल होता है जो कि येलो कलर का होता है जिसका नाम होता है ल्यूटीन पिगमेंट। उस ल्यूटीन पिगमेंट की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम को बनवा कौन रहा है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इसके नाम में इसका काम है। वहीं दूसरी तरफ देखें मेल्स में इसको अलग नाम दिया हुआ है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल मतलब होता है जब हम कोई भी नॉर्मली अगर हम देखें यहाँ पे दो वर्ड यूज होते हैं बायो में बहुत ज़्यादा, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। इंट्रा मतलब होता है विद इन, ये किसी के आगे भी लग सकता है, ठीक है।
और इंटर मतलब होता है आउटसाइड। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक हम नॉर्मली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी कभी जाते हैं तो ISBT फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? इंटर स्टेट बस टर्मिनल। क्या मतलब हुआ इंटर स्टेट का? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने वाली बसें जो होती हैं वो इंटर स्टेट बस टर्मिनल पे खड़ी होंगी। ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर मैं कहता हूँ इंटर स्कूल कंपटीशन है तो दो स्कूल्स के बीच में कंपटीशन है, और इंट्रा स्कूल कंपटीशन है तो स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासों के बीच में है। ठीक है जी, इसी से बनता है इंटर स्कूल है, फिर इंटर जोनल होता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है, इंटर स्टेट हो सकता है, और दो देशों के बीच में है तो इंटर नेशनल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इंटर और स्टीशियल दिया है। स्टीशियल जनरली बायो में यूज होता है डक्ट के लिए। अब मेल में अगर हम देखें तो टेस्टिस में ऐसे डक्ट बनी होती हैं। ठीक है, इस डक्ट के अंदर होती है हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सॉरी स्पर्मेटोगोनियम जो स्पर्म बनाती है, और बाहर सेल होती है यहाँ पे ट्यूब के बाहर। ये स्पेस में इनको हम बोलते हैं लेडिक सेल। तो LH जो होता है वो इसी पे काम करता है, जिसके वजह से ये एक हार्मोन बना पाते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन का प्राइमरी काम है स्पर्मेटोजेनेसिस कराना। स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पे एक दूसरी सेल है सर्टोली सेल, ये क्या करती है इस टेस्टोस्टेरोन को अंदर लेके आती है और अंदर टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन मेंटेन रखती है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पर्म बन पाते हैं। ये प्राइमरी फंक्शन है। प्लस यहाँ पे ब्लड वेसल भी है बाहर, तो यहाँ अगर टेस्टोस्टेरोन बन रहा है तो वो ब्लड में जा रहा है। तो प्राइमरी काम है इसका स्पर्मेटोजेनेसिस। सेकेंडरी फंक्शन हो सकता है बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कराना, वो काम भी टेस्टोस्टेरोन करता है बाय द ब्लड। तो इस सेल की वजह से, ये जो इंटरस्टिशियल सेल भी इसको बोलते हैं, इसी की वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ लिखा है इन मैन LH इज कॉल्ड एज ICSH, और करता क्या है यहाँ पे, इट अफेक्ट द लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल और टेस्टिस टू स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। दूसरा फिर यहाँ पे आते हैं मेन यहाँ पे प्रोलैक्टिन। इसमें अगर एक वर्ड देखें तो ये लैक्टिन से बना हुआ है। प्रो मतलब मिल्क बनाने वाला, प्रोलैक्टिन बाद में लैक्टिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो लैक्टेशन, प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टेशन यानी मिल्क फॉर्मेशन इन वुमेन। तो मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं वहाँ पे मिल्क बनने के लिए क्या चाहिए, प्रोलैक्टिन चाहिए। प्रोलैक्टिन किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिन में, और प्रोलैक्टिन को लैक्टिन में कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन चाहिए। और ऑक्सीटॉक्सिन सिर्फ कब रिलीज होगा, ठीक है, तो इसलिए मिल्क फॉर्मेशन कब होता है, आफ्टर डिलीवरी ही होगा। अब क्या होता है, ऑक्सीटॉक्सिन का एक बैड हमारे यहाँ यूज होता है क्या, अगर आपको किसी भी सब्जी वब्जी का वेट बढ़ाना है इंस्टेंट में, तो इंस्टेंट आप क्या करो, ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन नॉर्मली आपको मार्केट में अवेलेबल होता है, उसके लेके सब्जी वाले क्या करते हैं, ऐसा जैसे सीताफल हो गया, वाटरमेलन हो गया, इन सब में ये क्या करते हैं, इंजेक्शन से ऑक्सीटॉक्सिन डाल देंगे। उसकी वजह से उसमें विग्रस ग्रोथ देखने को मिलती है और 4 से 5 दिनों में उसका वेट डबल से ज़्यादा हो जाता है। बट जो ऑक्सीटॉक्सिन था वो तो उसके अंदर ही था। सेम ये चीज़ हम करते हैं, मिल्क ज़्यादा चाहिए अगर काऊ बफेलो से तो ऑक्सीटॉक्सिन डाल देते हैं। अगर हमें चिकन बहुत ज़्यादा जल्दी बनाना है तो हम ऑक्सीटॉक्सिन दे देते हैं। अब ये सारे हार्मोन्स कहाँ मिल रहे हैं हमें, हमारे फूड प्रोडक्ट में, और ये फूड प्रोडक्ट हम डायरेक्टली खा रहे हैं।
तो ऐसा हार्मोन जो डिलीवरी के बाद रिलीज होना था वो कब रिलीज बॉडी में आ गया, पहले। तो इससे क्या होता है, जो गर्ल्स होती हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरनेस भी आ सकती है और कभी कभी मिल्क फॉर्मेशन भी देखा जा सकता है प्री डिलीवरी। तो वो होता किसकी वजह से, इसकी वजह से। बट सरकार इस पर ऐसा नहीं है कि ये हर जगह ही हमें मिल रहा है, सरकार इस पर कड़ी नज़र रखती है। जो भी हमारे एरिया का ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो इन चीज़ों को रेगुलेट करता है। अब यहाँ पे आते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है और ये डायरेक्ट किस पे काम करती है, मेलानोसाइट सेल पे। मेलानोसाइट सेल हमारी स्किन के नीचे होते हैं जो एक पिगमेंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट हमारा जो स्किन का कलर है वो मेलानिन पिगमेंट पे ही डिपेंड करता है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा बहुत सारी रिसर्च में निकलता भी है। बट स्किन कलर फुली डिपेंड करता है मेलानोसाइट पे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ लिखा हुआ इट इज सेक्रेटेड बाय मिडल लोब बट इन ह्यूमन द पार्ट्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विद पार्ट्स डिस्टलिस। ठीक है, तो हम वो बोल देते हैं कि जी ये एंटीरियर पिट्यूटरी ही कर रहा है। फिर आते हैं इन मैन MSH इज सेक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब। MSH इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरमेडिन, किसकी वजह से, इंटरमीडिया वाले की वजह से, है ना। अब यहाँ पे आते हैं इट स्टिमुलेट द मेलानोसाइट टू सिंथेसाइज मेलानिन इन मैमल्स बट द रोल ऑफ MSH इन डिटरमाइनिंग स्किन कलर इन ह्यूमन इज स्टिल डाउटफुल। फिर उसके बाद आते हैं जी MSH इज प्रोड्यूस इन ऑल वर्टिब्रेट बट इट इज मोर इफेक्टिव इन लोअर वर्टिब्रेट। लोअर वर्टिब्रेट कौन होंगे, वर्टिब्रेट वो होते हैं जो जिसमें वर्टिबल कॉलम पाई जाती है। वर्टिबल कॉलम हमारी पाई जाती है फिशेज में, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स, जिसमें से एप्स और मैमल्स में जो बहुत ज़्यादा हमें सिमिलरिटी मिलती है हर्ट वगैरह में। ठीक है, हाथ पैरों में भी सिमिलरिटी है बट उनके 4 विंग्स थोड़े से ज़्यादा, मतलब 4 लिम्स 4 विंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं जिससे वो उड़ पा रहे हैं। तो इन दोनों में इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे अगली लाइन में हमें दिया हुआ है दिस हार्मोन इज रिलेटेड विद चेंज इन स्किन कलर इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल, जो कि लोअर वर्टिब्रेट्स में आते हैं। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक होता है नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट। तो कॉर्डेट एक अलग रेंज है हमारे पास जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। उसका 3rd पार्ट है जी हमारे पास, एक तो पहला है जी यूकॉर्डेट, फिर सिफेलोकॉर्डेट, प्रोकॉर्डेट है। प्रोकॉर्डेट में आते हैं तो 2 पार्ट है, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट। तीसरा है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में भी फिर 5 लोग हैं, उस 5 में ये लोअर वर्टिब्रेट है और बाकी जो मैंने बताया बर्ड्स और मैमल्स ये क्या है, हायर वर्टिब्रेट है। ठीक है जी। इन डार्कनेस द कंप्लेक्शन ऑफ द स्किन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग मेलानिन पिगमेंट इवनली अंडर द स्किन। इसका मतलब क्या कह रहा है, अगर हम बहुत ज़्यादा धूप वगैरह में नहीं जा रहे हैं तो मेलानिन जो पिगमेंट है वो मेलानिन सेल्स, मेलानोसाइट सेल्स जो हैं ये उनके अंदर बंद रहता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन का रंग थोड़ा थोड़ा गोरा हो जाएगा। वहीं अपोजिट है, अगर मेलाटोनिन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, एक में है जी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक में है कि मेलानोसाइट से बाहर निकल रहा है, बाहर निकलेगा तो स्किन में फैलेगा जिसकी वजह से डार्कनेस होगी, स्किन की डार्कनेस है ये। और दूसरा, अगर मेलाटोनिन सिक्रीट हुआ है और सेल्स मेलानिन बना के उसको फैला रही हैं, वो जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ज़्यादा, ठीक है, उल्टा बोल दिया क्या मैंने, वो चीज़ सही बोली है। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि मेलानोसाइट सेल्स के अंदर ये जो मेलानिन पिगमेंट है ये इकट्ठा रहेगा अगर, तो फेयरनेस रहेगी, क्योंकि ये सेल्स के अंदर कलेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। और दूसरा है जी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हाँ, तो डार्कनेस रहेगी। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास पोस्टीरियर लोब, जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जी 1/4 पार्ट ऑफ टोटल ग्लैंड। ठीक है, अब फिर इसमें मेन इंपॉर्टेंट आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, ये थियोरेटिकल पार्ट है। इसमें सबसे पहला हार्मोन है ADH, ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन। ये क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है मेनली। अब इसका पूरा जो सिस्टमेटिक है वो जब हम किडनी पढ़ेंगे उसमें मैं रास मैकेनिज्म पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे प्रॉपर ये समझ आता है। बेसिकली हमें ये समझना है कि ये करता क्या है,
एंटी डायरेटिक हार्मोन है, या इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये जब भी हमारे ब्रेन से रिलीज होगा तो हमारी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। कंस्ट्रिक्ट होते ही बीपी बढ़ेगा, और अगर ब्लड में प्रेशर ज़्यादा है तो जो ब्लड किडनी को जा रहा है वहाँ पे जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो भी तेज़ हो जाएगा, और जो GFR है वो भी तेज़ हो जाएगा। जो GFR हमारा 125 ml पर मिनट है वो बढ़ जाएगा। बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी से क्या होगा, वाटर ज़्यादा लूज होगा, और उस लूज की वजह से जो यूरिन है वो कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो नाम पड़ गया इसका जी डाईयूरेटिक। इसमें फिर क्या दिया, इनटेक ऑफ कॉफ़ी, टी एंड एक्सेस अल्कोहल डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ ADH। फिर यहाँ पे आते हैं ऑक्सीटोसिन, इसके बारे में बता ही दिया। कब रिलीज होता है ये, प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है। प्रेगनेंसी भी नहीं बोल सकते, पार्चुरेशन के टाइम पे, यानी डिलीवरी बेबी की होने वाली है उससे 3-4 घंटे पहले इसका रिलीज शुरू होता है। इसका काम क्या होता है, ये रिलीज, इसका भी एक फीडबैक मैकेनिज्म है जो इसी चैप्टर में हम देखेंगे, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे ही बेबी पूरा डेवलप हो जाएगा, फुल्ली डेवलप फीटस अपने मदर को एक सिग्नल देता है, तो मदर का पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो यूट्रस की मसल्स है ना उसमें बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन शुरू करवा देता है, जिससे बेबी की मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। और एक म्यूकस प्लग होता है जो बेबी के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड है उसको कलेक्ट करके रखता है। तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होते ही क्या होगा, वेजाइना के पास जो म्यूकस प्लग है वो ओपन हो जाएगा, सारा एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज हो जाएगा, और यही एक सिग्नल होता है कि बेबी की डिलीवरी होने वाली है। ये 3-4 घंटे पहले होता है। तो इसमें ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है कि जी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, यूट्रस की मसल मूव करती है, बेबी थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर वहाँ पे पेन रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि मसल है, पेन तो हो गई। पेन रिसेप्टर जितने एक्टिव होंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाएगा, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये चलती है 3 से 4 घंटे। तो हम क्या, अब डॉक्टर क्या करते हैं, इसकी जगह पे ऑक्सीटोसिन मंगा लेते हैं नॉर्मली। जैसे ही यहाँ पे पेन होना शुरू हुआ, बाहर से ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये एक साइक्लिक प्रोसेस 3 से 4 घंटे चलने वाली थी, हमने ऑक्सीटोसिन का पीक लेवल पहुंचा दिया ब्लड में, तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन तो होगा लेकिन जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो बच्चे की डिलीवरी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो अभी ऑक्सीटोसिन मान लीजिए डिलीवरी के टाइम पर रिलीज हुआ, और ये क्या करता है, प्रोलैक्टिन से लैक्टिन बनवाता है, मिल्क फॉर्मेशन यही करवा रहा है, इनिशिएशन। तो ये रिलीज हुआ अभी, जैसा कि ये हार्मोन है तो ये रिलीज हुआ, और मिल्क फॉर्मेशन होने में, जो एक डिलीवरी, ऐसी मदर जिसका डिलीवरी हुआ है उसमें मिल्क फॉर्मेशन होने में 24 to 36 आवर्स लगते हैं पहला मिल्क बनने में। ठीक है जी। तो सवाल उठता है जी, बच्चा जब तक क्या पिएगा, वो तो भूखा है। तो बच्चे को इतनी ज़रूरत नहीं है, इतनी एनर्जी उसके पास है, क्योंकि वो 9 मंथ तक मदर से ही अटैच था, तो उसकी प्रॉपर बॉडी में सब कुछ है, कार्बोहाइड्रेट, फैट उसने स्टोर कर रखा है। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो हम फिर वही IV से उसको ग्लूकोज दे सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा समरी। तो ये हार्मोन्स याद कर लेना जी। मिलते हैं अगली क्लास में, स्टार्ट करेंगे हमारे कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से। ठीक है।